बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप बेटा अपने सबसे पहले अपने जो माइक्स हैं ये म्यूट पे करें, क्योंकि आप लोगों का जो शोर है ना वो आएगा, फिर ना आप लोगों को सही सुनाई नहीं देगा। सेकंड, मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा, अभी लेक्चर्स भी शेयर करूंगा, कुछ आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बीच में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस चीज़ की आपको समझना है, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ समझ नहीं आती तो आप क्लास के बाद भी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेक्चर हमारा रिकॉर्ड होगा साथ साथ। इसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसको क्लिक करके यूट्यूब के ऊपर भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि अगर आपको बाद में कुछ पढ़ना हो तो आप इसको देख के पढ़ सकते हैं कि हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। ठीक हो गया? और अगर बेटा मेरे पास आप लोगों के नाम शो हो रहे हैं, अगर मैं किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं बाय नेम पूछूंगा। आप सिर्फ वही अपना माइक ऑन करेगा और मुझे उसका आंसर देगा, बाकी सभी अपने माइक जो है वो म्यूट पे रखेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। बाकी स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा दोबारा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अगेन बेटा हम बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे मैं वो थोड़े से रिवाइज करूंगा आज की क्लास के अंदर। देन फिर जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दी थी, असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्वेश्चन वो असाइनमेंट्स भी मैं ओपन करूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा बेटा वो इन्हीं लेक्चर्स की बेस के ऊपर होगा। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग से बेटा, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन दी थी कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। जी क्या होती है अकाउंटिंग? ये आफिया मेरे पास शो हो रही है बेटा, क्या होती है अकाउंटिंग? जी बेटा, व्हाट इज अकाउंटिंग? एनी आइडिया? सर अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांसैक्शन, इसमें हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करते हैं बिजनेस को। अकाउंटिंग समराइजिंग द बिजनेस। ओके, इसमें बेटा तीन चीजें ओके बनाते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं। अगर मैं आपके सामने ये स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने लेके, ये स्लाइड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अकाउंटिंग को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट डज मीन बाय ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था। जी, ट्रांजैक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था। आप माइक बेटा बंद करें बीच में जो बोल रहे हैं। ट्रांजैक्शन को बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर वो इवेंट जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकें। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई चीज परचेज करते हैं, कोई चीज सेल करते हैं, तो ये आपके लिए ट्रांजैक्शन हो गया। तीन चीजें बेटा हमने पढ़ी हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मैंने कोई चीज परचेज की है तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्लासिफाइंग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी शुरू के अंदर कि आप एक मेडिकल स्टोर फॉर एग्जांपल चला रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक आपके पास कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप मेडिसिन खरीद रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं। शाम को जब आप अपना पेपर उठाते हैं जो जिसके ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो आप पेपर के ऊपर लिख रहे हो, चीजें बेच रहे हो, वो रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग की तरफ से देख के अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फलां जो मेडिसिन है वो आज कितनी बिकी, तो आपको बताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ औकात में हुई होंगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू द नेम, फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन के नेम के हिसाब से अकाउंट बनाना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल डिक्लोरान कितनी बिकी, डिक्लोरान का अकाउंट अलग से बना लिया, पैनाडोल का अकाउंट अलग से बना लिया। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आपने शुगर का अकाउंट अलग से बना लिया। तो दिस थिंग इज नोन एज क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग के अंदर बेसिकली हम जो जितनी भी चीजें हमने रिकॉर्ड की होती हैं उसको अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स के अंदर लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें ये आसानी होती है कि अगर मैं आपसे पूछूं बताएं सारे दिन में आपने चीनी के कितने पैकेट बेचे, तो आप सिर्फ चीनी वाला अकाउंट खोलोगे और उसके अंदर जितने पैकेट्स आपने सेल किए होंगे वो सारे के सारे पैकेट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। दिस थिंग इज नोन एज क्लासिफाइंग।
अच्छा ये तो हो गया, अब रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के बाद आपने क्लासिफाई किया, और आपको याद है कि हमने रिकॉर्डिंग करना भी सीखा था, बाद में हमने क्लासिफाई करना भी सीखा था, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें रिवाइज हो जाएं, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़े से प्रॉब्लम है उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा समराइजिंग क्या होगा? अब समरी में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं टोटल दिन में आपने कितना आपने कमाया, कितना आपने कितनी पेमेंट की, कितना आपने रिसीव किया। तो हम क्या करेंगे, जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए थे, शुगर का अलग से बनाया था आपने, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी का अलग से बनाया था, आप सब अकाउंट्स के बैलेंसेस को प्लस माइनस करके एट द एंड बता सकते हैं कि पूरे दिन के अंदर हमने कितना कैश इन किया, कितना कैश आउट किया। तो समराइजिंग होती है, जो समराइजिंग होता है ये सिंपली आपको क्या करता है, आपको एक समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन पूरे के दिन की जो है वो बना के बता देता है। अगर आप इसको किसी बिजनेस पे अप्लाई करेंगे तो बिजनेस अगर 1 महीने का आप बना रहे हैं तो 1 महीने की आप रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर 1 महीने बाद उसकी समरी बनाएंगे, और 1 महीने बाद फिर आप उसकी चेक करना चाहते हैं कि 1 महीने में इस बिजनेस ने कितना कमाया, कितना जो है उसने लूज किया। तो उनके अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा जो ईयर होता है वो एनुअल बेसिस के ऊपर होता है, यानी सालाना हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ है, तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ ही मूव करना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था जी? ये माइक बंद करें पीछे से जिनका ऑन है जी, क्या होता है? तो जिसमें हम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एंड हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी बिल्कुल सही यस सर, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बताई थी। द फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट। जी उमर, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या फर्क है? जी फिजा बेटा आप बताएं। मैं जिसका नेम कॉल कर रहा हूँ बेटा वो बोलें ताकि मुझे आइडिया हो कि वो लोग इन्वॉल्व है क्लास में या नहीं है। मेरे पास जो नाम शो हो रहे हैं मैं उन नाम से बोल रहा हूँ। जी बेटा क्या फर्क होता है दोनों में? सर बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो हम एक्सपेंसेस जो हमारा पीरियड टाइम होता है ना, यूजुअली 1 ईयर का, उससे हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। जी अब्दुल्ला बेटा ये तो उन्होंने उनका फॉर्मेट बताया, बिल्कुल सही बताया। आप बताएं कि बैलेंस शीट अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि कंपनी की क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है? जी अब्दुल्ला। ये जो लोग बेटा रिप्लाई नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी अब्दुल्ला पार्टिसिपेट करें, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। जो जितना कॉन्सेप्ट आता है बताएं, मैं इसलिए तो रिवाइज कर रहा हूँ। बेटा आपकी आवाज नहीं सही आ रही। चले उजैर बेटा आप बताएं। Statement which show the financial performance of the business is called income statement. जी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो बताती है दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अगर आपको याद होगा तो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताती है बैलेंस शीट, याद रखिएगा, और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बताती है इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, बिजनेस ने कितनी लायबिलिटीज देनी है, बिजनेस की ओनर्स इक्विटी क्या है। इसी तरह परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया पूरे साल के अंदर। जैसे पहले भी स्टूडेंट ने आंसर दिया था, उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट बताया था कि ये फॉर्मेट क्या होता है।
तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, recording, classifying and summarizing the business transaction and preparing the financial statement. That is called financial accounting. And preparing the cost statement is called cost accounting. And preparing the tax statement is called tax accounting and so on. तो जिस अकाउंटिंग की भी आपने करनी होगी वो अकाउंटिंग आपके सामने आती जाएगी। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, ये स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें बेसिक डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है सारी की सारी, जो कि आप लोग इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें से यही लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हमने जर्नल के अंदर एंट्रीज पास करनी होती हैं। क्लासिफाइंग का मतलब ये होता है कि हमने लेजर्स के अंदर मुख्तलिफ नेम से अकाउंट बनाने होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। और समराइजिंग का मतलब होता है कि हमने ट्रायल बैलेंस, जिसे हम समरी की फॉर्म में हमने इसको लिखना होता है। कैसे लिखेंगे we will discuss in the next classes. इसको हम नेक्स्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, जो स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ बस आप लोगों ने इन स्लाइड्स को पढ़ लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो मजीद सीखने को मिलेगा। कुछ चीजें मैं क्लास में पहले डिस्कस कर भी चुकी हूँ, उनको भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग? एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंस का, जो कि अक्सर हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। सर आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या फर्क है, तो बेसिकली कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर। तो ये जो थ्योरी है ये आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अकाउंट्स जो होते हैं ना बेटा, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज परचेज की, आपने कोई चीज सेल की, तो अकाउंट्स का मतलब होता है चीजों को रिकॉर्ड करना। फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि उन चीजों को खरीदने के लिए फंड्स को जनरेट करना। अगर आप पहला देखें उसमें लिखा हुआ प्रिक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि हमने कहां से पैसा लेना है और पैसे को कैसे यूज करना है। फिर उस पैसे का यूजेज और पैसा कहां से आया उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। अंडरस्टैंड? कि मैंने फॉर एग्जांपल फलां बैंक से मैंने इतना लोन लिया, फलां बैंक से मैंने इतना लोन लिया, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। ओके, फाइनेंस के अंदर बेटा हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि हमने पैसा कहां कहां लगाना है, और फिर जहां जहां पे हम पैसा लगाते हैं उन जगहों को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। तो उसको हम फिर अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। अगेन बेटा वही वाली बात जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना एंड देन उसको समराइज करना। इसी तरह ये आपके सामने कुछ डिफरेंसेस है, आप इनको सिर्फ रीड कर लीजिएगा। तो क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ अकाउंट से है, तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीज आप बिजनेस को चलाने के लिए यूज करेंगे, उनकी जो रिकॉर्डिंग है, उनकी जो क्लासिफाइंग है, उनकी जो समराइजिंग है, दैट थिंग इज नोन एज अकाउंटिंग। ओके, इसके बाद कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं पहले वैसे आपको बता भी चुका हूं, लेकिन चलें थोड़ा सा हम इसको दोबारा कर लेते हैं। जी, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? चीजें मेरे पास शो हो रही है बेटा, क्या है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट? क्या होता है? ये हम पढ़ भी चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको याद हो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? सर ये ओन एसेट्स और जो क्लेम एसेट्स उनके मुआवजा होता है। जी उमर, मेरे पास शो हो रहे हैं बेटा, आप बताएं। सर मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? एसेट जी अब आ रही है, अब आ रही है, बोले। सर लोन जो होते हैं उनको हम उनका मुआवजा करते हैं जो हमारे पास क्लेम एसेट्स होते हैं। आई थिंक सो। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम होता है, अगर आपको याद हो तो हमने जर्नल पढ़ा था। कोई भी ट्रांजैक्शन होती थी तो हम उसको कितनी जगह पे रिकॉर्ड करते थे? सिंगल साइड पे रिकॉर्ड करते थे, डबल साइड पे रिकॉर्ड करते थे? डबल साइड पे। तो बेसिकली ड्यूअल एस्पेक्ट भी यही है।
ड्यूल एस्पेक्ट भी आपको ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है अगर अकर होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डबल साइड पे आता है। याद है, अगर आपको याद हो तो हमने काउंटिंग इक्वेशंस के जब क्वेश्चंस करते थे तो हम लोग उसका इम्पैक्ट अगर एसेट्स पे था तो एसेट्स पे भी रिकॉर्ड करते थे, और अगर लाइबिलिटीज पे आता था तो लाइबिलिटीज पे प्लस माइनस करते थे। इसी तरह अगर ऑनर इक्विटी पे आता था तो उसको ऑनर इक्विटी पे भी प्लस माइनस करते थे। तो ड्यूल एस्पेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है उसका जो मिनिमम इम्पैक्ट है वो दो साइडों पे आता है। अगर आप उसको दोनों साइडों पे रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपने बिजनेस के जो है उसके जो उसके क्लेम्स है उसको आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी आपके सामने स्लाइड्स के अंदर अगर आप देखें तो हमने काउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अंडरस्टैंड? तो जी हमने इसको डिस्कस किया था। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होती थी, अब देखिए फॉर एग्जांपल उसने नीचे एग्जांपल दिए कि अगर ऑनर इक्विटी 6 लाख हो, लायबिलिटीज आपकी 4 लाख हो, तो टोटल एसेट्स कितने बने? 10 लाख के। तो लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर आपको याद हो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो एट द एंड ऑफ द बैलेंस दोनों साइडों पे क्या होता था? इक्वल होता था। तो बेसिकली ड्यूल एस्पेक्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस के अंदर अकर होती है उसका दो साइडों पे इम्पैक्ट आता है, चाहे वो एसेट मतलब दो जगहों पे इम्पैक्ट आता है, चाहे वो एसेट साइड पे दोनों जगह हो, चाहे वो लाइबिलिटी साइड पे दोनों जगह हो, चाहे वो ऑनर इक्विटी साइड पे दोनों जगह हो, लेकिन इम्पैक्ट जो है उसका टू साइड पे आएगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए थे। मैं आपके सामने अभी इसी वक्त ये असाइनमेंट का क्वेश्चन वो ओपन करता हूँ, आप लोग उसको चेक कीजिएगा। मैं इसके साथ ही काउंटिंग क्वेश्चन के अंदर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जी ये देखिएगा, आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, अब ये डबल एंट्री सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटिंग इक्वेशन को, तो इसमें लिखा हुआ था अ नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज फॉलोज। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर, शो हो रहा है ना आप लोगों को? ये मैं कुछ क्वेश्चन साथ साथ ही असाइनमेंट के भी आपके सामने ओपन करूंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन डिस्कस विद मी कि सर इसमें हमें ये प्रॉब्लम था, इसकी हमें समझ नहीं आई। आई नो दैट कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स को कर तो ली थी, मुझे सेंड भी किए हैं, लेकिन मुझे आइडिया है कि आप लोगों को डेफिनेटली बेटा उन असाइनमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आई है और हम इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे टैकल करेंगे वन बाय वन। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें करना क्या था कि आपने सिर्फ ये बताना था डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कि किस साइड के अंदर क्या इंपैक्ट आ रहा है, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है और किस चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जांपल पहले उसने लिखा बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इसके ऊपर फिर आपको जब जर्नल पढ़ाऊंगा तो जर्नल के अंदर इन्हीं चीजों को मैं डेबिट और क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, वहां हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में लिखेंगे, जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे डेबिट और क्रेडिट के। ये मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि शायद हो सकता है कि उनको 2-3 माह हो गए बेटा आप लोगों को नो दैट के पढ़े हुए भी, तो ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। आपने बेटा मनी बोरो की, तो जब हम मनी बोरो करेंगे तो इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, पैसा इन हो रहा है, और जब पैसा इन हो रहा है तो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स बढ़ेंगे। अब आपने बेटा बोरो किया है तो बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब ये होता है कि हमने वो पैसा उधार पे लिया है, और उधार का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट दो साइडों पे जाएगा, एसेट्स इंक्रीज होंगे और लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। ऐसे ही यस सर। अगर किसी को बेटा ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में रोक के। मैंने आपको पहले बोला है हैंड रेज कर लें या वैसे पूछना चाहें तो वैसे पूछ सकते हैं आप। ये जो लोग स्टूडेंट लेट एंटर हो रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू कि आप क्लास लें। या अभी आप मोर देन 30 मिनट्स हमारी क्लास होगी शुरू हुए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मेरे पास रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एडमिट होने की। इट्स नॉट अ गुड थिंग बेटा। 1 आवर की क्लास है, 1 आवर की क्लास में अगर 15 मिनट में आप लोगों को एंटर होने में लगाऊंगा तो क्या फायदा होगा मैं पढ़ने का। मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो। ओके चलें,
इन ट्रांजैक्शंस करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और ओनर्स इक्विटी क्या होती है। ये तीन चीजें मुझे वन लाइन के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। जी कौन बताएगा मुझे? सबसे पहले मुझे बताएं कि एसेट्स क्या होते हैं। सर जी जी बोलें बेटा। सर एनीथिंग व्हिच वी फॉर्म फ्रॉम मनी इज कॉल्ड एसेट्स। जो हम अपनी मनी से बनाते हैं, हमारे पास होगी, जैसे कि हमारे पास अगर कोई कैश है या हमारे पास फर्नीचर वगैरह, तो हमारे पास होंगे एसेट्स। ओके जी, कोई मेल स्टूडेंट बोल रहे थे बेटा, वही बोले, क्या बोलना चाह रहे थे आप? जी सर जी बात कर रहे, आप बोरोड मनी की बात कर रहे हैं। माइक ये शोर बहुत ज्यादा है। सर बोरोड मनी की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि ये लाइबिलिटीज में जाएगा, तो जी बोले, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने यही कहा, लाइबिलिटीज में जाएगा। लाइबिलिटीज में जाएगा। सर फिर देखिए, ये अगर लाइबिलिटीज में जाएगा तो हम इससे कोई चीज खरीदेंगे तो वो एसेट्स में आएगी, अभी तो नहीं ना वो आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा ही है। यस सर। तो फिर सर बाद में जब हम कोई चीज खरीदेंगे फिर वो इक्वल होंगे ना बाद में जाके। अभी देखिए, अभी हम इक्वल नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज हैपन हुई है, एक ट्रांजैक्शन हैपन हुई है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि जी आपका जो इमरान खान है, इसने आपको 12,000 रुपए का लोन दे दिया बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजैक्शन ही 12,000 रुपए का आपको लोन मिल गया कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब वो जो 12,000 का लोन मिला है आपको, उसको आपने कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना है ना। अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग बैलेंसिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ लिखते जाएंगे और जब एट द एंड हम इसको आके प्लस माइनस करेंगे तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली होता जाएगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ ड्यूल एंट्री सिस्टम। इसीलिए तो बेटा हम इसको ड्यूल एंट्री सिस्टम बोल रहे हैं कि जब आप दोनों साइडों पे चीजों को रिकॉर्ड करते जाओगे तो एट द एंड दोनों साइडों पे बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अभी देखिए आपने मनी बोरो की, ठीक है, अब आपके पास पैसा तो आया ना, अभी हमने किया कुछ नहीं उसका, तो मैंने एसेट्स में उसको लिख दिया कि आई फॉर इंक्रीज, के मेरे पैसे में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ अभी वो पैसे मैंने वापस भी तो करने हैं, मैंने लोन लिया, डेफिनेटली बोरो किया है, तो मैंने दूसरी तरफ लोन में भी लिख दिया कि मेरे पास 12,000 आया। अब देखो 12,000 लेफ्ट साइड पे आ गया, 12,000 राइट साइड पे आ गया। मैं यहाँ पैसे नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं इंग्लिश में आई लिख रहा हूँ। आई का मतलब है इंक्रीज, डी का मतलब होगा डिक्रीज और एन का मतलब होगा नो इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे ना दोनों साइडों के ऊपर, तो फिर क्या होगा, जब हम इसको जिस तरह हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, तो आप न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक ₹12,000, तो आपने क्या करना था, एसेट साइड पे कैश का हेडिंग डालते और नीचे 12,000 लिख देते, और लाइबिलिटी साइड पे बैंक डालते और नीचे 12,000 लिख देते या लाइबिलिटीज डाल देते, तो दोनों साइड पे 12,000 आ जाना। तो ड्यूल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि देखिए अगर सिर्फ आप कैश साइड पे 12,000 लिख देते, दूसरी साइड पे आप कुछ ना लिखते, तो क्या बैलेंस इक्वल हो सकता था? कभी भी इक्वल नहीं होना बेटा, क्योंकि आपने इसका इम्पैक्ट सिर्फ सिंगल साइड पे लिखा है। तो डबल एंट्री सिस्टम में जब आप दोनों साइडों पे लिखेंगे तो आपको अकाउंट्स को मैनेज करना आसान होगा। ओके, मैं इन ट्रांजैक्शंस को करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने लगा था कि व्हाट डज मीन बाय एसेट्स, what does mean by liability and what does mean by owners equity। तो ये मैं आप लोगों से भी पूछ रहा था जी। मैं नाम बोलूंगा, आप मुझे सिर्फ वो आंसर देंगे। जी बताइए, कोई कंदील कौन है बेटा, ये बताएं कि मुझे what does mean by asset। Sir, anything which is owned by the business is called assets। एनीथिंग व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, बिल्कुल ठीक बोला। हर वो चीज बेटा जो बिजनेस की मलकियत है, मलकियत का मतलब है कि वो आपकी ऑनरशिप में है, वो आपका एसेट है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो फर्नीचर की फॉर्म में हो, चाहे वो लैंड की फॉर्म में हो। हर वो चीज जो आपके पास मौजूद है, जो आपकी मलकियत में है, वो आपका एसेट है। इस टाइम अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर अपना लेक्चर ले रहे हैं तो ये मोबाइल फोन आपका एसेट है। लैपटॉप के ऊपर ले रहे हैं तो लैपटॉप इज योर एसेट। व्हाट इज लायबिलिटी, ये मुझे कौन बताएगा? अब ये माशाल्लाह एक नाम शो हो रहा है सैमसंग के नाम से। अब ये सैमसंग कौन है ये मुझे नहीं पता। ये कौन है सैमसंग? आप लोगों की बेटा अटेंडेंस जो है ना, मैंने इस नाम के ऊपर लगानी है, तो काइंडली मुझे ये नाम सही शो होना चाहिए, क्योंकि आपका जो अटेंडेंस है अभी मैं पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन लगाऊंगा। और एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा, आप लोग अपनी अटेंडेंस लाजमी चेक कीजिएगा। हो सकता है बाय मिस्टेक बाज दफा मुझसे ना लग सके या गलत लग जाए, तो आपने मुझे फौरन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताना है कि हमारी अटेंडेंस गलत लगी है या मैं प्रेजेंट से एब्सेंट लग गई है, ताकि मैं फिर उसको यहाँ से चेक करके दोबारा आपकी वो ठीक कर दूँ।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा जी। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? मुर्तजा गुलाम साहब कौन है? बोले बोले बेटा, बोला करें, जिनका मैं नाम लेता हूँ वो आंसर दिया करें मुझे, वरना फिर मैं ये समझूंगा कि आप लोग सिर्फ ज्वाइन करके क्लास आप बैठे नहीं हुए। चलें, इट्स ओके। इनामुल्लाह साहब कौन है? सर एनीथिंग पेबल बाय बिजनेस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। बिल्कुल, हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है वो उसकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अभी अगर अभी देखिए आपने बैंक से लोन लिया तो आपने बैंक का लोन पे करना है तो वो आपके लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो तो वो आपके जिम्मे लायबिलिटी होगा। ठीक हो गया? ऑनर्स इक्विटी बेटा थर्ड वन, उसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन को करते हैं वन बाय वन जी। ऑनर्स इक्विटी सर एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। सर जो भी चीज ओनर हमें दे बिजनेस के लिए वो ओनर इक्विटी में आते हैं। बिल्कुल, हर वो चीज जो बिजनेस के अंदर आपका ओनर प्रोवाइड करेगा एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ओनर इक्विटी। वो कैश भी हो सकता है, वो लैंड भी हो सकती है, वो बिल्डिंग, वो कुछ भी हो सकता है आपका जो बिजनेस के स्टार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। ओके, अब हम बेटा वन बाय वन ट्रांजेक्शन में बोलूंगा और जिसको मैं बोलूंगा आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है। और यही इंक्रीज और डिक्रीज आपका डेबिट और क्रेडिट भी होगा जो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। सोल्ड लैंड फॉर कैश, प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट। चलें ये छोड़े, सोल्ड लैंड फॉर कैश, उसने बोला आपने अपना एक लैंड सेल किया कैश के ऊपर जी। अब मुझे बताएं क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, किस साइड के ऊपर इंपैक्ट आएगा? दो इंपैक्ट आएंगे, किस साइड पे आएंगे और किस किस के ऊपर आएंगे ये मुझे बताएंगे। ये कौन है बेटा? फिजा अब्बास जी बेटा। बिलाल आप बताएं बेटा। बिलाल जी बेटा आप बताएं। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर सही। मैंने बेटा ये बोला कि सेकंड ट्रांजैक्शन है सोल्ड लैंड फॉर कैश, तो किस चीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा इसका? ये जो नीचे एक आपके सामने भी आएगा जी सर। ये लैंड भी एक एसेट है। ठीक है, एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। जब आप इंक्रीज होगा सर। जब आप बेटा कोई चीज बेचोगे तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ट्रांजैक्शन पहले पढ़ो। सोल्ड लैंड, देखो ना पहले क्या लिखा है? सोल्ड लैंड, लैंड आप बेच रहे हो, इसका मतलब है कि जब आप लैंड बेचोगे तो आपके लैंड में कमी आएगी ना। तो लैंड क्या होगा? एसेट। एसेट होगा तो एसेट में क्या होगा? डिक्रीज आएगा। इसका मतलब है कि एसेट आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फॉर कैश, अब आपने उसको कैश पे बेचा है, ऐसे ही है, आपने उसको किस पे बेचा है? कैश पे बेचा है। तो कैश क्या है? अगेन आपका एसेट है। इसका मतलब है कि एसेट ही इंक्रीज हो रहा है और एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया बेटा? यानी ये वही वाली बात है कि 40,000 की कोई चीज गई और 40,000 रुपया कैश की फॉर्म में आपकी पॉकेट में वापस आ गया। जी सर। ओके, यहाँ पे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एसेट साइड के ऊपर इंक्रीज और एसेट साइड के ऊपर ही डिक्रीज। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ओके, थर्ड वन देखिए, पेड अ लायबिलिटी जी। एक आपने लायबिलिटी पे कर दी। ये एएमसी कौन है? एएमसी मेरे पास शो हो रहा है कोई? जी सर। जी, इसका क्या इंपैक्ट होगा? पेड अ लायबिलिटी। अब आप मुझे बताएं, आप कोई चीज पे कर रहे हो तो किस चीज में कमी आ रही है, किस चीज में इजाफा हो रहा है? इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है? बताएं। ये मैं जान, जब हम पे कर रहे हैं तो फिर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एसेट डिक्रीज हो रहा है और हमने पे क्या किया? देखें जरा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी?
कम होगी सर। सर कम होगी। कम होगी। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपने किसी को पैसे देने थे, वो आपने पैसे दे दिए, तो इसका मतलब लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन का क्या आएगा, डी और डी, यानी एसेट साइड पे भी आप डी लिखेंगे और लायबिलिटी साइड पे भी आप क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी ठीक हो गया। कोशिश किया करें जब भी हमारी बेटा क्लास हो तो आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर्स और पेंसिल्स रखनी है। हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने को दूं, फौरन उसका मैं आपसे आंसर भी मांगू, तो आपने पेजेस अपने सामने रखने हैं, क्योंकि अब ये आपको पीछे से व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है मेरा, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं सर आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? जी सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पीछे जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर जो लिखा है वो कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? बहुत वो इसी वजह से है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन हमने करना होगा मैं उसको स्लाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करूंगा, ताकि वो सॉल्व किया हुआ आपके सामने आ जाए। लेकिन जिस तरह मैं अभी ये ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूँ तो आपके पास पेजेस होने चाहिए और आप उसको लिखते जाएं, ताकि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे क्लियर करें। बेटा अगर आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप लोगों को इस तरह की कैसे होगा पेपर? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कुछ ट्रांजैक्शंस बोलूंगा, नीचे आपके पास आंसर्स दिए होंगे, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा, परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, ये आप मुझे ये राहिला जुल्फकार कौन है जी, ये मुझे आंसर देंगी। परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है। सर कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स में इजाफा हो रहा है। ये एसेट इंक्रीज हो रहा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ऑन क्रेडिट मतलब उधार भी हम ले रहे हैं या उधार है, ये मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर देने दे, बाकी ना बोले। ऑन क्रेडिट बेटा, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे लेना। ऑन कैश का मतलब होता है कैश पे खरीदना। ये मैंने चीज बड़ी क्लियर की थी आप लोगों को कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट लिखा होगा तो इसका मतलब है कि आप उधार पे खरीद रहे हैं। अगर ऑन कैश लिखा होगा इसका मतलब है कि आप पैसे पे करके खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो आपकी एसेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। यस लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। वेरी नाइस बेटा। तो इसका मतलब है इसका इंपैक्ट क्या होगा, एसेट साइड पे आई लिख देंगे और लायबिलिटी साइड पे आई लिख देंगे जी। ठीक है। दूसरी बेटा जो मैं जिनका मैं नाम बोलता हूँ ना, मुझे काइंडली सिर्फ वही आंसर दें, बाकी लोग जरा खामोश रहा करें, पीछे से ना बोलें। ओके सर। अगर वो आंसर देना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, मैं यहाँ से उनको फिर पॉइंट आउट कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों के भी कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो। ओके ये मैं आज बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, इस वजह से कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर आगे इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा जरा जल्दी पढ़ेंगे। The owner invested cash in the business. E transaction. Owner invested cash in the business. T Uzair साहब। सर ओनर इन्वेस्टेड, सर एक एसिड में कमी हुई है। उर्दू में तर्जमा करो, इसका क्या बनता है, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया है बिजनेस में लगाया ना, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है सर। आ रहा है, तो बेटा फिर जब पैसा आता है तो फिर कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जी सर। तो फिर एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ एसेट। ठीक है। और किसने पैसा लगाया, ऑनर ने सर। ऑनर ने पैसा लगाया। तो मैंने अभी क्या बोला था कि हर वो चीज जो बिजनेस में ऑनर देता है वो क्या कहलाती है, ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी। तो इसका मतलब इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी हो रही है, क्योंकि वो जो पैसा है वो भी तो ऑनर का ही है ना, उसके पास ही रहना है ना, वही बिजनेस में लगा रहा है। तो ये इंक्रीज इन एसेट होगा और इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी। ओके चलिए, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। नेक्स्ट वन, ये ए के साथ लिखा आ रहा है मेरे पास, हु इज ए, आयशा मलिक मेरा ख्याल शो हो रहा है जी बेटा।
परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। जी बेटा, एक रूल मैंने बताया था अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी परचेज का वर्ड आएगा तो कोई चीज इन हो रही है, और जब भी सेल्स का वर्ड या पेड का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कोई चीज आउट हो रही है। तो यहाँ वर्ड क्या आ रहा है? परचेज का। जी बेटा क्या होगा? इसका मतलब है कैश हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। और परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश, ऑन कैश, तो कैश हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हुआ है? कैश हमारे पास डिक्रीज हो, ठीक है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? वो इंक्रीज होंगे हमारे पास। और ऑफिस इक्विपमेंट होती क्या है? एसेट्स। एसेट्स, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है और एसेट ही हमारा डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बोला। डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये बाकी जिनके बेटा माइक्स ऑन है वो काइंडली माइक्स अपने ऑफ कर लें। वो आपका शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। जिन लोगों ने मुझे पहले आंसर्स दे दिए वो अपने माइक ऑफ करें काइंडली। मैं इनका नाम बोलूंगा वो सिर्फ अपना माइक ऑन करें। ये उमर अपना माइक ऑफ करें बेटा। ये मुर्तजा गुलाम भी अपना माइक ऑफ करें। अगर मैंने यहाँ से ऑफ किया तो फिर सबके ऑफ हो जाने हैं। हाँ अब ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, कलेक्ट एन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हमने कलेक्ट किए। अकाउंट रिसीवेबल होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, उन्होंने हमें पैसे दे दिए। जी बेटा मारिया, या मायरा, क्या लिखा है बेटा? सॉरी मायरा, आई थिंक सो। जी सर, मायरा। जी बेटा, हमारे एसेट्स में इजाफा होगा। ठीक है, बिल्कुल। और लायबिलिटीज में कमी होगी। लायबिलिटीज में भी इजाफा होगा। नहीं 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 नहीं, अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं पहले ये बताएं। अकाउंट रिसीवेबल बेटा हमारे एसेट्स होते हैं। ये वो पैसा होता है जो हमने लोगों से रिसीव करना होता है। आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एसेट ही इंक्रीज हो रहा है और आपका एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। कैसे? अकाउंट रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने फलां बंदे से 50,000 रुपया लेना है। अब उसने वो 50,000 आपको दे दिया, तो आपने कैश में 50,000 लिख दिया, और तो दूसरी तरफ जो रिसीवेबल था वो 50,000 वहां से माइनस करेंगे। एसेट ही इंक्रीज हो रहा है बेटा और एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टैंड? जी बाकी स्टूडेंट बेटा, इन 5-6 ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी बेटा। जी इनामुल्लाह बेटा बता दें। मैं लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा। यस सर। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए बेटा, अकाउंट रिसीवेबल्स पहले समझे क्या होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स वो पैसा होता है जो आपने लोगों से रिसीव करना होता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं जी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने चीजें बेची उधार के ऊपर, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को। देखिए लाइबिलिटीज क्या है? जिनको पैसे देने हैं। रिसीवेबल्स क्या है? जिनको पैसे जिनसे लेने हैं। तो जिनसे पैसे लेने हैं वो भी आपका एसेट है, जिनको पैसे देने हैं वो आपकी लाइबिलिटी है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जिस बंदे से हमने पैसे लेने थे उसने हमें पैसे दे दिए। अब वो बंदे से पैसे हमने लेने थे वो मैंने एसेट्स के नीचे लिखा हुआ था रिसीवेबल। तो इसका मतलब है उस बंदे ने जब हमें पैसे दे दिए तो उसके अकाउंट से पैसे माइनस करूंगा ना। मैंने उसके अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए। दूसरी तरफ मेरे पास कैश भी तो आया ना, कैश में मैंने प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एसेट ही बढ़ा और एसेट ही कम हुआ। अच्छा सर भाई, यही पे हमारा था कि हम सर कैश के नीचे इंक्रीज लिखेंगे या लायबिलिटीज के ऊपर डिक्रीज लिखेंगे। सॉरी मैं समझा नहीं बेटा, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। सर अभी हमने जो लिया है ना, तो अभी हम कैश के नीचे इंक्रीज लिखेंगे। हाँ जी, आप एसेट्स के नीचे बस लिख दो इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट्स के नीचे आप जी एसेट्स के नीचे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें अभी कोई अमाउंट नहीं लिख रहे, प्लस माइनस नहीं कर रहे, सिर्फ आपने इंग्लिश वर्ड लिखने हैं इंक्रीज और डिक्रीज। तो आप एसेट के नीचे लिख दें आई कॉमा डी। आई कॉमा डी का मतलब होगा कि इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट हो रहा है। सर जी थोड़ी कंफ्यूजन ये ऐसे है कि जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट डाटा एंट्री। बोले बेटा बोले, आपकी आवाज बेटा रुक गई है दोबारा। उसने म्यूट कर दिया सर। अमजद बात कर रहे हैं बेटा, अमजद है मेरे पास मेरे साथ। जी
क्वेश्चन पूछना पूछे बेटा। जी सर जो ई वाली ट्रांजैक्शन आपने बताई है एसेट में कमी कैसे होगी? थोड़ा सा लाउडली बोले बेटा, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है मुझे। क्वेश्चन पूछे बेटा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हम डिस्कशन करने के लिए एसेट्स में कमी कैसे होगी? एसेट्स में कमी कैसे होगी? हाँ, एसेट्स में कमी कैसे होगी बेटा? ये देखें, जो अकाउंट रिसीवेबल्स है ना, अकाउंट रिसीवेबल्स होते क्या है, पहले ये समझें। अकाउंट रिसीवेबल समझ लें कि आपका कैश ही है। क्या है? कैश ही है। यानी ये वो पैसे हैं जो आपने लोगों से लेने हैं। अगर आप, मैं दो ट्रांजैक्शन बोलता हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। मैं कहता हूँ सोल्ड लैपटॉप ऑन कैश, आपने अपना लैपटॉप कैश पे बेचा, ठीक है, आपके पास कैश आया और लैपटॉप में कमी होगी, ऐसे ही है। तो लैपटॉप एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही। अगर मैं यही बोलूं सोल्ड लैपटॉप्स ऑन क्रेडिट, कि मैंने लैपटॉप बेच तो दिया लेकिन अभी तक मैंने पैसे रिसीव नहीं किए, लेकिन बेटा वो पैसे तो मेरे पास अभी आने हैं ना। तो फर्क सिर्फ ये है कि जो कैश है वो फौरन मिल जाता है और जो रिसीवेबल्स है वो फ्यूचर में मिलने हैं, और जो चीज फ्यूचर में मिलने वाली हो वो भी आपका एसेट है, बल्कि तो आपकी है ना, वो चीज आप बेच चुके हैं, अब उसके जो पैसे मिलने वो मेरी मलकियत है, लेकिन वो मिलने फ्यूचर में। इस वजह से जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। अब उस बंदे ने आपको पैसे दे दिए, अब जरा गौर कीजिएगा, चले मैं इसकी आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। आपने मुझे अपना एक लैपटॉप दिया, मैंने कहा कि बेटा ऐसा करना कि 2 महीने बाद मुझसे पैसे ले लेना। आपने कहा ठीक है सर। अब मैंने आपसे लैपटॉप ले लिया, अब आपके लैपटॉप में तो कमी हो गई, डिक्रीज आ गया, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो एसेट है उसमें अभी तक आपने कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं की, क्योंकि आपने अभी पैसे रिसीव करने हैं। अब मैंने आपको पैसे दे दिए 2 महीने बाद, अब आपने जो मेरे खाते में लिखे थे कि मिस्टर अदनान ने मुझे 20,000 देना है, तो जब मैं आपको दे दूंगा तो क्या करोगे? अब वहां से कमी करोगे ना, 20,000 काटोगे ना मेरे नाम के आगे से। तो बेसिकली ये वही चीज है कि एक तरफ आपके पास एसेट्स में इजाफा हो रहा है, अब इजाफा क्या हो रहा है, जो मैंने आपको 20,000 दिया वो आपको कैश मिल गया, आपने कैश में 20,000 लिख दिया। दूसरी तरफ आपने जो मेरा खाता में लिखा था 20,000 के अदनान ने देने हैं, आपने वो खाता काट दिया, तो वो क्या कर दिया आपने? लेस कर दिया। इसका मतलब एसेट ही इंक्रीज हुआ और एसेट ही डिक्रीज हुआ। बेटा आई समझ? जी 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 सर। ओके, मतलब इसको आपने रिसीवेबल्स को ये समझना है कि वो आपका एसेट है। तो जब आप दे देंगे, अगर कोई पैसे आपको दे देता है तो आप उसमें कमी करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी से लेने हैं तो उसमें इजाफा कर देंगे। अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो आप मेरे खाते में लिखें कि मैंने इस्लाम बंदे से पैसे लेने हैं। ओके बेटा, नीचे जो 3 ट्रांजैक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज भी कर रही थी। इसमें आपने मिसिंग आइटम्स फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ऐसे ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उसमें उसने कहा कि एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसमें से मिसिंग आइटम फाइंड करनी है। उसने आपको नीचे इसका डाटा दिया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द बैलेंस शीट ऑफ द स्टार कंपनी शोज ओनर्स इक्विटी ऑफ ₹80,000। इसका मतलब ऑनर इक्विटी कितनी है बेटा? 80,000। आप ऑनर इक्विटी के नीचे लिख दें 80,000। दूसरी तरफ क्या बच गया? एसेट्स और लायबिलिटीज बच गई। उसने बोला विच इज इक्वल टू 1/3 अमाउंट ऑफ टोटल एसेट। ये जो है ये कितना है? 1/3 है किसका? टोटल एसेट्स का। यानी ये जो ऑनर इक्विटी है ये टोटल एसेट्स का कितना है? 1/3। 1/3 एसेट्स कितनी होंगे? इसका 3 गुना होंगे, 240,000। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। 1/3 का मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 2,40,000। अब आपके पास एसेट्स में आ जाएंगे 2,80,000, लायबिलिटी आपकी मिसिंग है, ऑनर इक्विटी आपकी 80,000 है। इसको प्लस माइनस कर लें तो आपके पास लायबिलिटीज आ जाएगी। जी समझ आई बेटा? सर इसने ये कहाँ पे बताया कि आपने लायबिलिटीज फाइंड करनी है? बेटा देखिए 3 चीजें हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इन तीनों में से 2 चीजें वो लाजमी देगा आपको, फिर ही थर्ड फाइंड करेंगे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बोला कंप्यूट द मिसिंग आइटम। अब अगर आपको पता है कि 2 चीजें आपको बता दी गई, आपको एसेट बता दिया कि आपको इक्विटी बता दी गई, तो तीसरी चीज लायबिलिटी रहती है, फिर वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी।
ये वो मेंशन नहीं करेगा कि आपने ये निकालना है। ओके सर। ठीक हो गया। आपको 3 में से 2 चीजें आनी चाहिए। 3 में से उसने 2 चीजों का डाटा आपको दिया है, तीसरी आप प्लस माइनस करके इक्वेशन को इस तरफ ले आए, प्लस माइनस करके निकाल लें। T, any question regarding first transaction? Anyone? No sir. सर जी जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो सर मतलब हम 80,000 से 2,40,000 को माइनस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑन द इक्विटी इस तरफ प्लस हो रही है ना, आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 2,40,000 में से 80,000 माइनस कर दें, लाइबिलिटी कितनी रहेगी आपके पास? 1,60,000। यस सर। अब आप पुट करके देख लो इक्वेशन में, दोनों साइडें देखना 2,40,000 के बराबर है कि नहीं है। देखो बराबर होंगी, सब बराबर है, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या आंसर ठीक है आपका? यस सर। अब ये डाटा आप तीनों फिगर्स आप इस इक्वेशन के अंदर रख के पुट करके दोनों साइडें चेक करें, आंसर इक्वल होगा। इक्वल है सर। यस सर। ठीक हो गया सर। ओके चलें। बेटा इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करें लाजमी। मैं इसीलिए बड़े आराम से ये चीज करवा रहा हूँ कि ये कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, मुझसे बार बार डिस्कस कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ओके बी देखिए बेटा, मून कंपनी हैड एसेट इन द अमाउंट। अब देखो उसने आपको एसेट बता दिया 2,30,000, इसका मतलब हमारे पास एसेट्स हैं 2,30,000 के। 30,000। ओके ऑन December 31st 2008 उसने बोला एसेट्स इंक्रीज टू रुपीज कितना है? 3,30,000 बाय December 31st 2009, यानी 2,30,000 से एसेट बढ़ के कितने हो गए? 3,20,000 31 दिसंबर 2009 को। ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 86,000, और इसी पीरियड के दरमियान जो लाइबिलिटीज है वो कितनी बढ़ी है? 86,000। The owner's equity at December 31st 2008 amount is to 1,60,000. Compute the owner equity at December 31st 2009. जी बेटा समझ आई? नो सर, नो दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास टोटल एसेट्स थे 2008 में 2,30,000 के, ऐसे ही है? यस सर। जो कि बढ़ के 3,20,000 हो गए 2009 में। यस सर। तो कितना इजाफा हुआ? 1,00,000 रुपए का। यस सर। तो एसेट्स में लिख दें 1,00,000। ओके एसेट्स में लिख दें कितना? 1,00,000। 90,000 सर। 90,000 सॉरी 90,000 ठीक है। एसेट्स में लिख दें 90,000, ठीक है। अच्छा इसी तरह उसने बोला कि जो लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर गई 86,000 रुपये, ये उसने खुद निकाल के दे दिया। तो लाइबिलिटीज में कितना लिख दें? 86,000। एसेट्स में लिख दिया आपने 90,000, लाइबिलिटीज में आपने कितना लिख दिया? 86,000। तो बेटा ऑनर इक्विटी निकाल ही सकते हैं यहाँ से आप? निकल आएगी सर 1,64,000। नहीं बेटे 1,63,000 कहाँ से आ गई? दोबारा निकाल लें बेटा। एसेट साइड पे 90,000 है, लाइबिलिटी साइड पे 86,000 है, तो 90,000 में से 86,000 माइनस करेंगे तो 4,000 होता है। 4,000 तो सर ये जो हम एसेट जो है वो 320,000 काउंट करेंगे जी? सॉरी सर हमारे एसेट जो है वो 2009 में 320,000 ही हमारा टोटल। नहीं देखिए बेटा काउंट उस वक्त करेंगे अगर उसने लाइबिलिटीज भी आपको 2008 और 2009 की दी होती। अगर आप लाइबिलिटीज का देखो तो उसने उसका डिफरेंस दिया हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 86,000, इंक्रीज्ड बाय 86,000। आपको ये तो नहीं पता 2008 में कितनी थी 2009 में कितनी थी, तो इसका मतलब है कि डिफरेंसेस लिख लें। समझ आई बात? अब देखिए ना सर एसेट में भी हम 90,000 लिखेंगे और इधर 86,000 लिख के साथ 400 जो है वो प्लस करेंगे। प्लस 4,000 100 में 4,000 जी 4,000 यस सर जी। वो ऑनर इक्विटी आपकी 4,000 आ जाएगी और वही मिसिंग थी। देखिए नीचे लिखा नहीं हुआ कंप्यूट द ऑनर्स इक्विटी एट December 31st 2009। यस सर यस सर। 2009 में फिर वही बनेगी ना 4,000 की। अब देखिए दोनों साइडों पे 90,000 इक्वल नहीं हो गया? यस सर हो गया जी। इसके अलावा बेटा कोई और स्टूडेंट क्लास में से अगर किसी को बेटा इस चीज की समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एनीवन एल्स। सर ये दोबारा एक बार बता दें। ओके दोबारा सुनिए बेटा। 2008 में आपके पास 2,30,000 रुपए थे एसेट्स के, जो कि बढ़ के उसने बोला 3,20,000 हो गए 2009 में। तो कितना इजाफा हुआ? इन दोनों का डिफरेंस ले लें 90,000, यानी ये 3,20,000 में से 2,30,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। ये क्या है? आपके एसेट्स। एसेट्स के नीचे लिख दो 90,000।
ओके, अब दो चीजें रह गई, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी। उसने आगे बोला ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसने बोला इसी पीरियड के अंदर जो लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर गई 86,000 से, तो लाइबिलिटीज में कितना आ जाएगा 86,000। जी समझ आई बेटा? यस सर। अब लाइबिलिटीज में उसने आपको दो फिगर्स नहीं दी कि जी 2008 में इतनी थी, 2009 में इतनी थी, उसने खुद ही आपको माइनस करके पहले बता दिया कि 86,000 का इजाफा हुआ, तो आप लाइबिलिटीज में लिखना 86,000। अब तीसरी चीज रहेगी ऑनर इक्विटी, तो एसेट 90,000 है, लाइबिलिटीज 86,000 है, तो उसमें से माइनस करके जो है उसको माइनस करें 4,000, आपको ऑनर इक्विटी आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे। ओके सर। जी सर, जी सर। ओके, थर्ड देखिए बेटा, इसका मुझे यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया असाइनमेंट, पढ़ के नहीं आप लोगों ने की। सर रमजान में ऐसे ही होता है। रमजान में ऐसे ही होता है, रमजान के बाद भी देख लेंगे क्या करते हैं आप लोग। चलें थर्ड देखिए बेटा, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज लायबिलिटीज ऑफ रुपीस फॉर 50,000। ओके, लायबिलिटीज कितनी आ गई 50,000। ओके, लायबिलिटीज में लिखते हैं 50,000। उसने बोला विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द सर टोटल। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, अब भाई जी सर। द बैलेंस शीट ऑफ अ बेटा, जो कह रहे हैं ना कि आवाज नहीं आ रही, आई थिंक सो कि आपके नेट का इशू हो रहा है, हालांकि मैं बहुत ऊंची बोल रहा हूँ, जितना ऊंची मैं बोल रहा हूँ बगैर नेट के भी आवाज आपकी घर तक पहुंच जानी चाहिए। आपको पता है क्लास में कितना ऊंची बोलता हूं। जी सर, नेट पे थोड़ी आ रही है सर। ये ना हो कि यहाँ से निकल के आवाज आपके घरों तक आ रही हो कि ये कौन बोल रहा है। सर आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। ओके चलिए आप देखें, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज liability of rupees 50,000 which is equal to 1/4 of the amount of total asset. ओके बेटा, लाइबिलिटीज होगी कितनी 50,000। 50,000 ठीक है, ऊपर था 1/3 अमाउंट ऑफ टोटल एसेट ए पार्ट में, यहाँ पे क्या लिख दिया 1/4, तो क्या करना है इसको 4 गुना कर ले, 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 200,000 एसेट्स आ जाएंगे, हो जाएगा सर। 2 लाख। यस सर। तो 2 लाख एसेट हो गए, 50,000 की लाइबिलिटीज हो गई, 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दें, 1,50,000 आपको ऑनर इक्विटी आ जाएगी। यस सर। पार्ट ए और पार्ट सी बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें अमाउंट्स का फर्क है। यस सर। ठीक है, यस सर। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? नो सर। नो सर। सर आपने पूरे 3 माह का हक अदा कर दिया सर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी तो हम इंशाल्लाह अभी और भी इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, अभी तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा वो गाइड कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सर ऐसे ही करवाएं, आसान ही। ऐसे ही करवाऊंगा बेटा इंशाल्लाह, और ऐसे ही समझ आएगी आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अच्छा मैं आप लोगों के नेम बोलूंगा अटेंडेंस के लिए, आपने मुझे सिर्फ अपना रोल नंबर बताना है कैसे, ठीक है सर? 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी बोले सर पेपरों में भी सेम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, यही वाले आएंगे? बेटा पेपर्स को अभी हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कभी पेपर्स की ना पॉलिसी कोई नहीं आई। अगर तो ऑनलाइन पेपर हुआ आपका, मतलब जिस तरह ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दूंगा और नीचे उसके 4 आंसर्स दिए होंगे, आप लोगों ने प्लस माइनस करके उस आंसर को टिक कर देना। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो सर एमसीक्यूज ही आएंगे बस। एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज बेस होगा डेफिनेटली। मतलब जिस तरह मैं आपसे ये क्वेश्चन बताता हूँ जी कि टोटल लायबिलिटी इतनी है जो कि 1/4 है इसका, और नीचे 4 आंसर दिए होंगे, आपने इसको सॉल्व कर लेना रफ पेज पे और साथ ही इसको टिक करके बता देना कौन सा इसमें से आएगा। यस सर। ठीक हो गया। अब जो मेरे पास नेम शो हो रहे हैं, मैं 1 by 1 बेटा आप लोगों के नेम बोलूंगा, आप लोगों ने मुझे अपना रोल नंबर बताने हैं। एएमसी बेटा ये कौन है, इनका रोल नंबर बोलिएगा अपना। 9509। 9509। ओके, मायरा? जी सर 9516। 9516। मुर्तजा गुलाम? सर 9528। 9528। उजैर? उजैर अहमद? पानी पीने गया सर का 9517 है। और मेरा ख्याल है कि 40 का दफा ये ना डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हुआ मेरे साथ। सर एक्चुअली लोग ज्यादा गांव में रहते हैं ना, तो वहां नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ओके, अमजद, मोहम्मद अमजद? सर 9514।
एक मिनट बेटा जरा, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा जरा। वाइट पूरा आ गया सर के वाइट पूरा आ गया। और बड़ा पढ़ाइयां कम आ गया, तो बढ़िया सर को पढ़ाइयां काम पड़ गया। नहीं केबल वाला आया भाई, सारे सैंपल लेने गए केबल वाला आया। और सर फैसलाबाद दिया, सर ने जूता बहुत मारनी है। बेटा तकरीबन 2 फीट हुए आप। तकरीबन नहीं बेटा 100%। सेम टू यू, सेम 3 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, ਹੁਣ ਤੇ 100% ਹੋ ਗਿਆ। उमर 3 महीने हो गया, ਹੁਣ तकरीबन नहीं फुल 2 फीट मੂंह। बिल्कुल। ए समीला कौन है यार? ऑफलाइन हो गया यार। समीला कौन है? क्लास में मजा आ गया, बाहर टिकाने से तो मजा नहीं आता यार। ये समीउल्लाह कौन है? ये एसएमसी वाला कौन है और सैमसंग वाला कौन था? I was there। ये एएमसी है, ये कौन है? मेरा लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। सर आ गए, जिंदा हो? चुप कर जाओ। आसिया जिंदा हो? आसिया यस सर 9504 9504 जी बेटा। सर मैं दोबारा याद कर ली। मोहम्मद अमजद जी जी बोले बेटा। 9514 सर पिज्जा और सुमेरा का नेट कनेक्ट हो गया था खराब, तो आप मुझे टेंट सिखा दें। अब पहले बेटा मुझे इनके लगाने दें, उसके बाद मैं बताता हूँ। जरा मुझे ये नाम आगे पीछे हो रहे हैं, जरा मैं आपकी बात सुनता हूँ अभी। एक के एंड पे सबके सर मोहम्मद अमजद 9514, मोहम्मद अमजद 9514। यस सर। मैं जिनका नाम बोलूंगा सिर्फ वो बोलना उस वक्त। ओके सर। ये बच्चे बाहर निकाल दो यार। मुर्तजा गुलाम सर 9528 9528। आयशा मलक बेटा। सर उसका 9501 है। मायरा हो गया, अमजद भी हो गया जी। राहिला जुल्फकार सर 9520। सुहेल अख्तर 9520। 9520। उमर 9503 सर। 95। सर सुहेल अख्तर का 9511 है। सुहेल अख्तर का आपने अभी बोला तो वो 9511 है। ठीक है। वो खुद कहाँ पे है माशाल्लाह, वो खुद बोल रहे बेटा अपना अपना। एएमसी मेरा 9509 मैंने लिखवा दिया आपको। ओके ठीक है। वो असल में नाम आपके ना ऊपर नीचे हो रहे हैं दोबारा, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सर फिजा की लाइट ऑफ हो गई है, उसका भी रोल नंबर लिख लें। ये बोले 9521। सर एसओपीज के तहत यूनिवर्सिटी ओपन ही कर दें। उजैर अहमद 9517। ओके उसके बाद है मेरे पास उजैर जी। उजैर बेटा बोले 9517। ठीक है। और बेटा जिसका रह गया वो बोले। दो स्टूडेंट सर दो स्टूडेंट जो लीव कर गए वन बाय वन बेटा बोले। सर अच्छा सर फ्रांस 9505 9105 9505। ओके 9505 हो गया। सर कंदील नजीम समर 9524। महमूद अकबर 9519। ठीक है। ओके 19 हो गया, 24 भी हो गया। कंदील 9510। 10 जी बेटा 10 भी हो गया, कंदील का भी हो गया। और सर 95। सर दो स्टूडेंट थे, उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो वो लीव हो गए थे। बाद में वो ट्राई भी कर रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था। उनके रोल नंबर्स बोलने मैं चेक कर लेता हूं, मेरे पास इसकी व्हाट्सएप वो है 02 सर 9502 बिलाल, मोहम्मद बिलाल। ठीक है। और सेकंड वन था 9530 इनामुल्लाह। 13 या 30 वो क्लास ले रहे थे लेकिन यस 9530 30 यस 30 ठीक हो गया। और बेटा स्टूडेंट जो यहाँ पे उसके अलावा के स्टूडेंट
सर सर 9507 24 लगा दिए। होगी बेटा 24। मैं बोल देता हूँ 9, 16, 28, 17, 4, 14, 28, 1, 20, 11, 23, 21, 17, 5, 24, 19, 10, 2 और 30। सर मेरी रह गई है 28 तो बोला नहीं सर आपने। 9503 सर 03 जी और सर 28 क्लास में भी सो रहा है 28 9505 सर 05 भी हो गया। 15 भी था 9515 उमर। अल्लाह बेटा हाफिज। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सर 9507 फाइजा मुश्ताक। ये तो अभी आई है बेटा याद रखिएगा मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, जो मेरे पास यहाँ पे होंगे मैं सिर्फ उनके ही लूंगा। सर मैं 11 बजे से क्लास ले रही हूँ। सर पहला गिनना थोड़ी सी रहती है। जैसे कुछ लोग बीच में लीव करेंगे ना, उनका इशू आता है, उनके मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ रही हैं साथ साथ ना। आई विल चेक इट आउट। सर मैंने सब वो जो लीव करते हैं वो आपको WhatsApp पे भी मैसेज कर रहे हैं। सर उमर था। रोल नंबर बोलो उमर हम सर उमर था 9515 सर मेरा 9503 है। 03 हो गया बेटा, हो गया 03। सर ये सैमसंग वाला है। उमर शरीफ, हम उमर हमजा की बात कर रहे हैं। 9515 तो पूरा नाम लो ना। 15 तुम और से सुनो। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है बेटा। कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, लड़ना नहीं है। क्लास में भी ऐसे करता और अब भी ऐसे कर रहा है। ओके बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर सर 07 रोल नंबर जी बेटा हो गया बेटा। अगर किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना रोल नंबर मैसेज कर दें। अगर किसी को लगता है कि उसको नहीं लिखा, वैसे मैंने लिख लिया सबका। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जब आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस हो जाएगी ना, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपकी एब्सेंट लग गई तो मुझे फौरन आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना, मैं उसी वक्त ठीक कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।